नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत एनवीर एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लेड आप सभी को राजस्थान कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की तैयारी करवा रहा हूं। इसके अंदर हम जो है सेकंड पेपर की तैयारी के लिए यानी बेसिक और वरिष्ठ कंप्यूटर के अंतर्गत जो है सेकंड पेपर की तैयारी के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम के कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, तो उस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपके लिए डेड लॉक का जो कॉन्सेप्ट है उसको लेके आ चुका हूं। डेड लॉक आखिर होता क्या है, इस डेड लॉक के अंदर कौन कौन सी सिचुएशंस होती है और इस डेड लॉक को किस प्रकार से आप अवॉइड कर सकते हैं, इसका एग्जाम में किस प्रकार का क्वेश्चन तक देखने को मिलता है, वो भी आपको जो है मैं आज इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगामी क्लासों की सूचना आपको तुरंत अपने चैनल पर मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझिएगा कि डेड लॉक आखिर होता क्या है। तो कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक सिंपल सी लैंग्वेज में इस डेड लॉक को समझा देता हूं। देखिए, यहां पर है मेरे पास ये करण और ये है आपके यहां पर अर्जुन। ये करण और अर्जुन जो है गेम खेलना चाहते हैं। ठीक है, ये करण और अर्जुन जो है एक गेम खेलना चाहते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि करण चाहता है कि पहले मैं गेम खेलूं और अर्जुन चाहता है पहले मैं गेम खेलूं। लेकिन अब इस स्थिति में हो क्या रहा है कि इन दोनों के पास जो है अलग अलग जो हार्डवेयर आप मान सकते हैं या जो भी उसके लिए इक्विपमेंट होते हैं वो इन दोनों के पास है। यानी उस गेम की जो सीडी है, जो ये गेम है, इस गेम की जो सीडी है वो आपके करण के पास है, और जो गेम प्लेयर है यानी जिससे आप गेम खेल रहे हैं, तो वो गेम प्लेयर आपके अर्जुन के पास है। अब जब दोनों चीजें एक व्यक्ति के पास होगी तो ही वो काम हो पाएगा। भाई दोनों की दोनों चीजें अगर अपने पास होगी तभी तो हम काम कर पाएंगे। यानी सीडी अगर अंदर लगा के छोड़ दिया और वो गेम प्लेयर आपके पास नहीं होगा तो भी कुछ काम का नहीं रहा। अगर आपके पास गेम प्लेयर है और सीडी नहीं है तो भी काम नहीं होगा। तो लास्ट एंड फाइनल बात क्या बनती है कि ये दोनों की दोनों चीजें आपके पास होना जरूरी है। बस इसी सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, डेड लॉक कहते हैं। क्या कहते हैं, डेड लॉक कहते हैं। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं और आपको इसको टेक्निकल टर्म में समझाने की कोशिश करता हूं कि आखिर ये डेड लॉक जो है ओएस के अंतर्गत किस प्रकार काम करता है। तो देखिए, डेडलॉक वह स्थिति है जिसमें दो या दो से अधिक प्रोसेस को अपने एग्जीक्यूशन पूरा करने के लिए रिसोर्स की आवश्यकता होती है, परंतु उन रिसोर्सेज को किसी दूसरे प्रोसेस द्वारा होल्ड कर लिया गया होता है, जिसके कारण प्रोसेस या एग्जीक्यूशन पूरा नहीं होता है। मतलब क्या है कि यहां पर मेरे पास एक प्रोसेस ये है और एक प्रोसेस ये है। ठीक है, अब इस प्रोसेस को जो है ये डिवाइस जो है वो इस रिसोर्स की जरूरत है, लेकिन ये रिसोर्स से जो है वो ये रिसोर्स से जो है वो इसको भी चाहिए। तो यहां पर क्या है कि ये दोनों साइड में जा नहीं सकता क्योंकि इसको हम रिसोर्स मोड पे नहीं है। तो यहां पर क्या होगा कि ये आपका जो काम होता है, प्रोसेस होता है, उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाता है। मैं आपको इसे एक चित्र के माध्यम से बहुत ही शानदार तरीके से समझा रहा हूं। देखिए, मेरे पास यहाँ पर प्रोसेस 1 है और यहाँ पर मेरे पास प्रोसेस 2 है। अब इसके अंदर हो क्या रहा है कि ये जो रिसोर्स है, ये रिसोर्स असाइन किसको है, मतलब ये प्रोसेस जो है 1, ये रिसोर्स 1 को जो है यूज ले रही है। मतलब ये रिसोर्स 1 किसके लिए असाइन किया गया है, प्रोसेस 1 के लिए। और रिसोर्स 2 जो है वो किसके लिए असाइन किया गया है भाई, प्रोसेस 2 के लिए। प्रोसेस 1 के लिए आपके रिसोर्स 1 और प्रोसेस 2 के लिए रिसोर्स 2 जो है उसको असाइन किया गया है, मतलब उसको दिया गया है। लेकिन क्या है कि ये प्रोसेस 2 जो है तब कंप्लीट होगा जब ये प्रोसेस रिसोर्स 1 को एक्सेस कर पाएगी। ये प्रोसेस 2 जो है वो तब कंप्लीट होगी जब ये रिसोर्स 1 को कंप्लीट मतलब जो है एक्सेस कर पाएगी। और आपके प्रोसेस 1 कब क्लियर होगी, जब ये रिसोर्स 2 को एक्सेस कर पाएगी। अब दोनों में प्रॉब्लम क्या हो रही है कि प्रोसेस 1 को रिसोर्स 2 की जरूरत है, ठीक है, और प्रोसेस 2 को रिसोर्स 1 की जरूरत है। तो ये आगे से आगे आपस में ऐसे घूमते रहते हैं, तो यहां पर ये इन्फिनिट तक चल सकते हैं। इसकी कोई सिचुएशन फिक्स नहीं है कि भाई ये कब जो है अपनी इस रिसोर्स को फ्री करे और आगे वाला इसको एक्सेस करे, और जब तक आगे वाला उसको एक्सेस करेगा नहीं तो वो प्रोसेस को भी आगे बढ़ा नहीं पाएगा। तो बस यही सिचुएशन आपकी क्या कहलाती है भाई, डेडलॉक कहलाती है। आप यहाँ पर एक ये उदाहरण जो अभी मैंने आपको बताया था वो भी देख सकते हैं कि उदाहरण के लिए माना दो दोस्त और दोनों कंप्यूटर गेम खेलना चाहते हैं, जिसके कारण दोनों लड़ते हैं। एक के पास रिमोट कंट्रोल है और दूसरे के पास गेम की सीडी है, जिसके कारण दोनों दोस्तों में कोई भी नहीं खेल पाता है। लेकिन दोनों में से कोई भी कोऑपरेट करने के लिए भी तैयार नहीं है, ठीक है। और ये स्थिति आपकी क्या, डेडलॉक है। यहां पर भी मैंने आपको जस्ट ये बताया है कि ना तो रिसोर्स 2 जो है वो, आप देखो ये प्रोसेस 1 जो है वो कह रही है कि मैं रिसोर्स 1 यूज कर रहा हूं,
अब उसके साथ इसको रिसोर्स 2 की भी जरूरत है। प्रोसेस 1 क्या कह रहा है कि मुझे रिसोर्स 1 और रिसोर्स 2 दोनों की जरूरत है, लेकिन रिसोर्स 2 ऑलरेडी किसके पास है भाई? प्रोसेस 2 के पास। अब प्रोसेस 2 जो है वो रिसोर्स 1 की भी डिमांड कर रहा है और इसकी भी कर रहा है। तो ये चीज तो अब यहां पर ये हो रहा है कि ना तो ये इसका काम हो रहा है ना ये इसका काम हो रहा है। बस ये सिचुएशन आपके जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत डेडलॉक कहलाती है। ठीक है, ये चीज होता है। अब क्या होता है कि इस डेडलॉक के अंतर्गत कुछ कंडीशंस होती हैं। तो उन कंडीशंस को अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला आता है आपके म्यूचुअल एक्सक्लूजन, दूसरा आता है आपके होल्ड एंड वेट, तीसरा आता है नो प्रीएम्पशन और चौथा आता है आपका सर्कुलर वेट। अब इनको हम एक एक करके समझने वाले हैं, तो मेरे सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा ध्यान से इसको जो है समझिएगा, ताकि कॉन्सेप्ट अगर आपके एग्जाम में आते हैं, डेफिनेटली इनमें से कॉन्सेप्ट आते हैं तो आप उसको वहां पर जो है अच्छे से याद रखें। सबसे पहला मैं जो पॉइंट लेता हूं, तो देखो इसको पहले एक ये लाइन आप जरूर देख लीजिएगा कि डेडलॉक को प्रिवेंट करने के लिए यानी अवॉइड करने के लिए या रोकने के लिए हमें डेडलॉक के ऊपर दी गई 4 कंडीशन में से किसी एक को होने से रोकना पड़ता है, तभी जाके हम डेडलॉक को होने से रोक सकते हैं। तो पहला हमने बात की थी यहाँ पर डेडलॉक के अंतर्गत म्यूचुअल एक्सक्लूजन। अब ये बात आती है कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या होता है। तो समझिएगा मेरे सभी साथी कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन यानी यदि किसी रिसोर्स को शेयर कर सकते हैं तो हम म्यूचुअल एक्सक्लूजन को होने से रोक सकते हैं। अब ये कह क्या रहा है कि मुझे जैसे यहां पर मैं अब इस सिचुएशन की बात कर रहा हूं, सिर्फ प्रोसेस जो 1 है उसकी बात कर रहा हूं मैं आपके लिए, ठीक है ना। तो प्रोसेस 1 के अंतर्गत देखिएगा यहां पर सभी साथी, अगर ये जो आपका रिसोर्स 1 है, अगर ये शेयर्ड होता है, शेयर्ड क्या है मतलब, देखो शेयर्ड बोल रहा हूं मैं, SHARED। इस शेयर्ड के अंतर्गत क्या होगा कि अगर ये शेयर्ड को एक्सेस करता है, मतलब ये अगर शेयर्ड पद्धति का है या शेयर्ड नेचर का है, तो उसका मतलब क्या है कि रिसोर्स P1 के पास भी जाएगा और रिसोर्स P2 के भी पास जाएगा। इसी प्रकार अगर ये भी शेयर्ड होता तो ये क्या होता कि प्रोसेस 1 के पास भी जाता और प्रोसेस 2 के पास भी जाता। तो इस स्थिति में यहां पर म्यूचुअल एक्सक्लूजन नहीं होता। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन यहां पर हो रहा है, रीजन ये है कि वो शेयर्ड नहीं है, ये शेयर्ड नहीं है। ये रिसोर्स 1 जो है ऑलरेडी प्रोसेस 1 ने ले रखा है, रिसोर्स 2 जो है वो प्रोसेस 2 ने ले रखा है। तो अब ये दोनों जो हैं अपना रिसोर्स इसको भी देने को तैयार नहीं है और ना ये जो है इसको देने को तैयार है। तो यहां पर क्या होता है, डेडलॉक की स्थिति उत्पन्न हो रही है। बस ये जी यहां पर ये जो है ये लाइन कह रही है कि यदि हम रिसोर्स को शेयर कर सकते हैं तो हम म्यूचुअल एक्सक्लूजन को होने से रोक सकते हैं, परंतु हमारे पास बहुत सारे ऐसे रिसोर्स होते हैं जिन्हें शेयर नहीं किया जा सकता है, जैसे कि आपका टैप ड्राइवर, प्रिंटर। तो ये चीजें जो है वो शेयरेबल नहीं होती, इसलिए यहां पर अब कंडीशन क्या होती है कि वो आपके म्यूचुअल एक्सक्लूजन को जो है उत्पन्न करती है। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन को आपको समझ चुके होंगे आप कि कोई एक रिसोर्स है जिसको आप अगर शेयर नहीं कर सकते तो वहां पर वो जो है म्यूचुअल एक्सक्लूजन को उत्पन्न करता है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन को कब रोका जा सकता है, जब ये इस रिसोर्स को हम शेयरेबल बना सके। अगली बात देखिए, अगली बात है आपके होल्ड एंड वेट। तो होल्ड एंड वेट वाला तो यहां पर अप्लाई होगा ही भाई, यानी यहां पर देखिए इस इमेज की माध्यम से आप समझिए होल्ड एंड वेट आखिर क्या कह रहा है। ये म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो चलो अपन के समझ में आ गए हैं कि इसको हम जो है शेयरेबल बना दे तो इस म्यूचुअल एक्सक्लूजन को होने से रोक सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये शेयरेबल है नहीं, इसलिए म्यूचुअल एक्सक्लूजन जो है वो हो रहा है। अब बात आती है यहाँ पर कि आखिर ये होल्ड एंड वेट क्या है। तो होल्ड एंड वेट का मतलब ये है कि यहां पर ये रिसोर्स 1 जो है ये आपके प्रोसेस 1 के पास है, रिसोर्स 2 जो है वो प्रोसेस 2 के पास है। अब सिर्फ इस स्थिति को समझिए आप यहां पर कि प्रोसेस 1 के पास ऑलरेडी रिसोर्स 1 है और उसे अपना प्रोसेस पूरा करने के लिए रिसोर्स 2 की भी जरूरत है भाई, रिसोर्स 2 की भी जरूरत है। अब ये दोनों के दोनों अगर इसके पास आए तो ये इसका काम, और ये तो ऑलरेडी इसके पास है, लेकिन ये दूसरा भी अगर इसके पास आ जाए तो ये क्या कर सकता है, अपने प्रोसेस को पूरा कर सकता है। लेकिन यहां पर जो है बात आई है होल्ड एंड वेट। होल्ड एंड वेट मतलब ये रिसोर्स 2 ऑलरेडी P2 के पास है, अब P2 जब अपना प्रोसेस क्लियर करेगा तो वो वापस इसको दे पाएगा। जब तक कोई इसको क्या करना पड़ेगा भाई, होल्ड करना पड़ेगा या वेट करना पड़ेगा, इसको रोकना पड़ेगा अपने आप को। लेकिन प्रोसेस 2 कब पूरी हो जाएगी, जब वो प्रोसेस रिसोर्स 1 को एक्सेस कर पाएगी, लेकिन रिसोर्स 1 तो ऑलरेडी P1 के पास है। तो यहां पर ये स्थिति किसको उत्पन्न कर रही है भाई, डेड लॉक को कर रही है, और इसमें यहां पर होल्ड एंड वेट भी होना पड़ता है अपन को। चलिए अगली बात करते हैं नो प्रीएम्पशन की। ये आखिर नो प्रीएम्पशन होता क्या है।
तो किसी प्रोसेस के द्वारा होल्ड किए गए रिसोर्स को रिलीज करके हम इस कंडीशन को होने से रोक सकते हैं। नो प्रियम्पशन मतलब क्या होता है कि हम जो है इस रिसोर्सेज को, जैसे ये रिसोर्सेज जो है P1 के पास है और ये रिसोर्स 2 जो है वो P2 के पास है। अब अगर मैं ऐसा करूं कि इस P2 को रोक दूं तो ये दोनों इसके पास आ सकती है। भाई इसको रोकूं तभी तो ये रिसोर्स 1 और रिसोर्स 2 दोनों इसके पास आए, लेकिन ये भी इसके अंतर्गत तो सफल नहीं है क्योंकि ये प्रोसेस 2 तो यहाँ पर होल्ड होने के लिए मतलब ये अपने आप को जो है दोनों के दोनों प्रोसेस जो है वो कोऑपरेट करने के लिए राजी है ही नहीं, तभी तो वही यहाँ पर जो है आपके डेडलॉक की स्थिति उत्पन्न हो रही है। ठीक है, और अगर भी ऐसा भी याद नहीं रहता है तो मैं आपको बोलता हूं कि ये कर्ण अर्जुन वाली स्टोरी अपने माइंड में हमेशा बिठाए रखना, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों के दोनों रिसर्च जब एक प्रोसेस के पास आएंगे या जितने भी प्रोसेस रिसोर्स है वो पूरे के पूरे इसके पास आएंगे तभी कोई प्रोसेस पूरी हो पाएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो सभी को ये नो प्रियम्पशन का पॉइंट समझ में आ चुका होगा। म्यूचुअल एक्सक्लूजन मतलब कोई रिसोर्स होता है वो शेयरेबल नहीं है, इसलिए यहां पर म्यूचुअल एक्सक्लूजन हो रहा है। होल्ड एंड वेट मतलब जब तक रिसोर्स प्रोसेस 1 पूरी नहीं होगी तब तक प्रोसेस 2 को रिसोर्स 1 और 2 के लिए वेट करना पड़ेगा, होल्ड करना पड़ेगा। सर्कुलर वेट आखिर क्या है? सर्कुलर वेट मतलब जो ये यहाँ पर ये कि सर्कुलर क्रिएट हो रहा है, बस ये इसी के बारे में यहाँ पर है। देखिए इस कंडीशन को रोकने के लिए हम प्रोसेस को घटते या बढ़ते क्रम में रिसोर्स जो है वो एलोकेट कर सकते हैं। इसमें आप अलग अलग तरीके के कंडीशंस लगा सकते हैं कि भाई पहले मैं जो है भाई अगर मान लो कि घटते से बढ़ते क्रम या बढ़ते से घटते क्रम की ओर रखा है, जैसे मैं घटते से बढ़ते क्रम की ओर रखूं तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि पहले P1 क्लियर होगी, फिर P2 क्लियर होगी, फिर P3 क्लियर होगी, तो ये होगा। या फिर बढ़ते से हो तो P3 से P2 और P1, तो ये करके भी हम जो है डेडलॉक को कम कर सकते हैं। तो ये चीजें थी कि हम किस प्रकार इस डेडलॉक होने से रोक सकते हैं। तो चारों कंडीशंस आप सभी को समझ में आ चुकी होगी, ठीक है, समझ में आ चुकी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि इस डेडलॉक के अंतर्गत हम ये चीजें पढ़ी थी हमने कि ये चीजें जो है वो उत्पन्न होती हैं और इसका इसमें इफेक्ट भी पड़ता है। अब बात आती है कि डेडलॉक प्रिवेंशन की एल्गोरिथम बहुत ही कम प्रभावशाली है क्योंकि इनसे डिवाइस का यूटिलाइजेशन और सिस्टम का थ्रूपुट कम हो जाता है, परंतु हम डेडलॉक को अवॉइड कर सकते हैं। कौन कौन से तरीके हैं? तो उसके अंदर जो मेन जो एक तरीका होता है, सबसे ज्यादा जो फेमस तरीका है वो है बैंकर एल्गोरिथम। बैंकर एल्गोरिथम जो है उस मेथड का हम यूज कर सकते हैं इसके अंतर्गत। बैंकर एल्गोरिथम का ज्यादातर प्रयोग बैंकिंग सिस्टम में डेडलॉक को अवॉइड करने के लिए किया जाता है। बैंकिंग के अंदर जो बैंकिंग सिस्टम होता है उसके अंदर डेडलॉक की जो स्थिति उत्पन्न होती है उसको अवॉइड करने के लिए यूज में लेता है। इसका नाम बैंकर एल्गोरिथम इसलिए पड़ा है क्योंकि इसका प्रयोग बैंकिंग सिस्टम में किया जाता है। यहां हमें बताता है कि किसी व्यक्ति को लोन दिया जा सकता है या नहीं, ये बैंकिंग की बात कर रहा है भैया ना। इसमें पहले से निर्धारित अधिकतम संभावित रिसोर्सेज के एलोकेशन की सेफ्टी को टेस्ट किया जाता है तथा इसके बाद वह रिसोर्स एलोकेशन स्टेट को बनाता है जिससे यह निर्णय लेता है कि एलोकेशन किया जा सकता है या नहीं। ठीक है, तो एक बार ये ये दो लाइनें हैं, एक बार ये थ्योरी समझ लिया, फिर मैं आपको बहुत ही शानदार एग्जाम्पल के साथ इसको समझने वाला हूं कि एग्जाम में आखिर क्वेश्चन कैसा आता है। देखिए रिसोर्स एलोकेशन वह स्टेट है, रिसोर्स एलोकेशन स्टेट जो है वो रिसोर्स की उपलब्ध संख्या या एलोकेट रिसोर्सेज और प्रोसेस की जरूरत के आधार पर निर्धारित होता है। जब प्रोसेस किसी उपलब्ध रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट करता है तब सिस्टम निर्णय लेता है कि रिसोर्स के एलोकेशन से संबंधित सिस्टम सेफ है या नहीं है। अब ये जितना भी हमने यहाँ पर अभी पढ़ा है, अब इसको मैं आपको 1 मिनट में दिमाग में घुसाने वाला हूं, बस थोड़ी देर के लिए और होल्ड कर दीजिएगा। चलिए वो अब टाइम आ चुका है आपके लिए। देखिए एग्जाम में कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है ये, ठीक है, कि आपके पास यहाँ पर क्या है, सिस्टम में 5 प्रोसेस है मान लीजिए, और वहां पर प्रोसेस कौन कौन सी है, P0 P1 P2 P3 एंड 4। तो यहाँ पर टोटल कितनी हो गई भाई? ये टोटल आपके 5 प्रोसेस हो चुकी है। ठीक है, ये आपके जो है यहाँ पर 5 प्रोसेस हो चुकी हैं। अगर हम इसमें नीचे की ओर ध्यान देते हैं तो यहाँ पर क्वेश्चंस के अंदर अपन को दे रखा है कि यहाँ पर आपको जो है ये प्रोसेस है, ठीक है, जो कि 5 हमने अभी गिनी थी, P0 से P1 P2 P3 और P4। इसके बाद यहाँ पर जो एलोकेशन है वो यहाँ पर की गई है, ठीक है ना। P1 के लिए A को ये, B को ये, C को ये, और उसके बाद यहाँ पर दी गई है मैक्स और यहाँ पर दी गई है अपन को अवेलेबल, जिसमें सिर्फ एक P0 के लिए यहाँ पर जो है आपको दी गई है कंडीशन, ठीक है ना। अब आपको जो है इसको ध्यान में रखते हुए 2 चीजें जो है सॉल्व करनी है अपन को। एक तो है अपनी कि इसमें नीड मैट्रिक्स कैसे ज्ञात की जाती है, और दूसरी बात है कि अपन को इसके माध्यम से जो है सेफ स्टेट कैसे ज्ञात करनी है, वो मैं आपको जो है बहुत ही शानदार एग्जाम्पल के साथ यहाँ पर समझाने वाला हूँ।
तो सबसे पहली पॉइंट समझिएगा आप, नीड मैट्रिक्स। तो नीड मैट्रिक्स का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट याद कर लीजिएगा कि आखिर ये नीड मैट्रिक्स का फॉर्मूला क्या होता है या इसको ज्ञात कैसे करते हैं। तो इस टेबल को यूज करते हुए हम जो है अब नीड मैट्रिक्स ज्ञात करेंगे। तो नीड मैट्रिक्स का फॉर्मूला होता है कि ये जो मैक्स आपको दे रखा है, मैक्सिमम जो वैल्यू दे रखी है, इस मैक्स में से एलोकेट को लेस करना है। जो आपका एलोकेटेड यानी जो एलोकेशन है, इसको आपको लेस करना है मैक्स में से, मैक्सिमम में से। चलिए अब शुरू करते हैं इस चीज को। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक एक चीज करके सॉल्व करता हूं मैं। सबसे पहली वाली ये चीज आप लेके यहाँ पर समझिएगा। देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पर इसको येलो कलर से हाईलाइट कर रहा हूं, जिससे आपको इसको समझने में आसानी रहे। देखो मैं एक इसको ले रहा हूं और अभी यहाँ पर एक इसको ले रहा हूं यहाँ पर। तो समझिएगा मेरे सभी साथी कि मैं यहाँ पर जो है सबसे पहले 7 में से 0 को लेस करता हूं। तो यहाँ पर मैंने इसको लिखा है, देखिए कि 7 में से 0 किसके लिए, ए के लिए। ये ए इसका और ये इसका। तो 7 में से 0 को लेस किया। दूसरी मैंने ली यहां पर कि 5 में से 1 को लेस करना है। तो देखो ये 5 में से 1 को लेस कर रहा हूं बी के लिए। सी के लिए जो है मैं यहां पर 3 में से 0 को लेस कर रहा हूं। तो देखो ये 3 में से 0 को लेस कर रहा हूं। इसी प्रकार आप देखो अभी ये तो सिर्फ P0 की बात हुई। देखो यहां पर ये जो P0 था इसकी बात हुई। P1 की लेता हूं तो क्या होगा, 3 में से 2 लेस करूंगा, ये 3 में से 2, फिर 2 में से 0 को लेस करूंगा, 2 में से 0, फिर 2 में से 0 को लेस करूंगा, ये 2 को 0। तो इस प्रकार करते करते मैं इन सभी P2, P3 और P4 को यहां पर जो है इसके अंतर्गत लिख दूंगा पहले। अभी सिर्फ मेरा काम यह है कि इसको एक बार आप जो है इस मैट्रिक्स के लिए एक टेबल को इस प्रकार से आप जनरेट कर दीजिए बस। अब इससे क्या होगा, अपना रिजल्ट जनरेट होगा। तो देखो ए की पहले यहां पर ये है, बी की ये है और सी की वैल्यू ये है। तो देखो 7 में से 0 गया, कितना रहा भाई, 7 रहा। 5 में से 1 गया, कितना रहा, 4 रहा। 3 में से 0 गया तो कितना रहा, 3 रहा। ये आपके प्रोसेस P0 का जो है ज्ञात हो चुका है नीड मैट्रिक्स। चलिए बात करते हैं P1 की। P1 में देखिए 3 में से 2 गया, कितना रहा, 1। 2 में से 0 गया, कितना रहा भाई, 2। और इस 2 में से 0 गया तो ये रहा 2। चलिए तीसरा है कि 9 में से 3 गया, कितना रहा, 6। 0 में से 0 तो 0 हो गया, 2 में से 2 गए तो 0 रह गया। चलिए आगे बात करते हैं, 2 में से 2 गए कितना रहा, 0। 2 में से 1 गया तो 1 और 2 में से 1 गया तो 1। ठीक है। और लास्ट 4 में से 0 तो 4 हो गया, 3 में से 0 गया तो 3 और 3 में से 2 गया तो 1। ये आप इस प्रकार से नीड मैट्रिक्स ज्ञात कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है कि जो एग्जाम में आपको दे रखा है वहां पर आपको जो है मैक्स में से जो है एलोकेशन को लेस कर देना है। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो यहां पर ये चीज समझ में आ चुकी होगी। अब आ रहा है थोड़ा सा जटिल क्वेश्चन, इसलिए थोड़ा सा दिमाग को एकदम रिफ्रेश कर लीजिएगा, F5 दबा दीजिएगा। अब देखना मजा आता है यहां पर नेक्स्ट वाले में कि हम सेफ स्टेट कैसे ज्ञात करते हैं। सेफ स्टेट मतलब जिसमें जो है प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है। तो सेफ्टी सीक्वेंस कैसे ज्ञात की जाती है, बहुत ही शानदार एग्जांपल के साथ समझाने वाला हूं। तो इसके लिए एक सिंपल सा पहले प्रोग्राम समझिएगा यहां पर कि यहां पर देखिए पहले कि इफ यदि नीड, अभी हमने जो नीड ज्ञात की है, ये जो हमारी नीड है, ये नीड जो है वो छोटी या बराबर हो अवेलेबल के। अवेलेबल ये रहा अपने पास अवेलेबल। तो सिर्फ अपन को सिर्फ अभी एक चीज अवेलेबल है या गिवन है, वो है P0 के लिए। ठीक है, P0 के लिए हम इसका सभी का ज्ञात कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये ज्ञात कैसे करना है, बस यहां पर सबसे बड़ा पॉइंट आता है कि ये कैसे ज्ञात करेंगे। और फिर हम इसमें से सेफ स्टेट सीक्वेंसली अपन को ज्ञात करनी है, वो कैसे करेंगे। चलिए अब मैं आपको समझाता हूं कि अगर नीड की जो वैल्यू है वो अवेलेबल की वैल्यू से छोटी या बराबर हो, देन एग्जीक्यूट कर दीजिएगा प्रोसेस को। प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा तो क्या होगा भाई, एक न्यू अवेलेबल प्रोसेस होगी वो क्रिएट होगी। तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, जो अपने पास अवेलेबल है, जो ये अवेलेबल है सॉरी, तो इसको इसके साथ जो है हम एलोकेशन को जोड़ देंगे। तो ये अपने पास अवेलेबल है, इसके साथ हम एलोकेशन को जोड़ देंगे। बस ये अपने यहां पर जो है नई प्रोसेस की वैल्यू क्रिएट हो जाएगी। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि अगर ये प्रोसेस जो है अगर सही नहीं हुई तो क्या होगा, डू नॉट एग्जीक्यूट और गो अहेड, आगे बढ़ जाइए। चलिए अब हम इसको प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए देखिए, इस प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए अब हम जो है आपको सेफ स्टेट कैसे ज्ञात करते हैं, सेफ स्टेट के अंदर सेफ्टी सीक्वेंस कैसे ज्ञात करते हैं वो बताते हैं। चलिए मेरे पास यहाँ पर देखो, मैंने इसको कॉपी करके यहाँ पर दोनों को यहाँ पर लेके आ चुका हूं ताकि बार बार हमें ऊपर ना जाना पड़े। तो मेरे पास नीड मैट्रिक्स पड़ी है और मेरे पास यहाँ पर ये टेबल भी पड़ी है क्वेश्चंस वाली। तो सबसे पहले मैं पहला स्टेप लेता हूं और इस P0 को मैं यहाँ से एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता हूं।
तो P0 को मैं अगर एग्जीक्यूट करता हूं तो समझने हमारे साथ ये कि मैं P0 के लिए यहां पर एग्जिट कर रहा हूं, तो इसमें मैंने पहले लिया है नीड का मान क्या है 743। तो देखो P0 थी, P0 का नीड का मान क्या है भाई, हमने शुरुआत में ज्ञात किया था, देखो यहां पर, ये यहां पर, ठीक है। तो यहां पर देखिए ये नीड मेरी जो है P0 की क्या है भाई, ये देखो ये P0 की है, ये P1 की है, ये P2 की है, ये P3 की है और ये P4 की है। तो सभी को समझ में आ चुका है। अब सबसे पहले मैं फॉर्मूला लगाता हूं, तो मैंने इसमें नीड जो है वो डाल दी है अपनी P1 वाली। तो P1 वाली नीड क्या है भाई, 743 ABC की। तो 743 आपकी इसकी है, लेकिन अलग अलग है भाई, 7,4,3। अब मैंने यहां पर कहा इफ नीड लेस देन बराबर और अवेलेबल, मतलब अवेलेबल से कम होनी चाहिए मेरी यहां पर। तो अवेलेबल क्या है भाई, तो देखो प्रश्न के अंदर अपन को गिवन है अवेलेबल क्या है, 3,3,2, ठीक है, 3,3,2। तो देखो ये 3,3,2 यहां पर आ चुकी है। अब समझिएगा मजा अब यहां पर आने वाला है कि ये 3,3,2 है और नीड मेरी क्या थी, 743। तो बताइए क्या ये जो वैल्यू है इससे कम है या बराबर है क्या? तो डेफिनेटली यहां पर आप समझ सकते हो कि आपकी जो वैल्यू है वो इससे छोटी नहीं है, इसलिए ये इस प्रोग्राम को या इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो यहां पर कैंसिल हो चुका है। तो क्या हो रहा है यहां पर कि अगर ये चीज अगर क्लियर नहीं होती है तो आप एल्स मानिए, एल्स का मतलब क्या, आगे बढ़िए। तो यहां पर अब इसको छोड़ना पड़ेगा अपन को, चलिए छोड़ देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं प्रोसेस नंबर 2 की ओर। प्रोसेस नंबर 2 के ऊपर गए तो ये कह रहा है कि नीड का मान निकाला, तो मैंने नीड में निकाल लिया, यहां पर देखो 122, ठीक है, 122 मैंने ले लिया है। अब इसमें भी वही बात है कि नीड जो है वो छोटी होनी चाहिए अवेलेबल से। नीड मेरी कितनी है, ठीक है, 122 है अपनी यहाँ पर नीड, और यहाँ पर अवेलेबल है मेरे पास 322, जो कि अपन को यहाँ पर दिया था, क्योंकि ये यहाँ पर एग्जीक्यूट होनी नहीं थी। अब इसको हम यहाँ पर यूज करके देखते हैं। तो बताइए 122 जो है वो 322 से छोटा या बराबर है क्या? यस, यहाँ पर अपना प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है। देखिए यहां पर कि 322 जो है वो 122 से छोटा है डेफिनेटली, इसलिए यहां पर ये P1 को एग्जीक्यूट कर देगा। अब एग्जीक्यूट होगा तो एग्जीक्यूट का फॉर्मूला क्या था रे? फॉर्मूला था अपना अवेलेबल प्लस एलोकेशन। तो अवेलेबल अपने पास क्या है भाई, 322 यहां पर देखिए अपने पास अवेलेबल था, यहां पर देखो ये लिखा हुआ अवेलेबल, ठीक है, 322 ठीक है, और सॉरी 332, तो यहां पर देखो 332 प्लस 200 जो है वो किसकी है भाई, ये देखिए P1 की है वैल्यू यहां पर एलोकेशन वाली। तो इस एलोकेशन को और अवेलेबल को मैंने जोड़ा तो न्यू अवेलेबल ज्ञात हो चुका है। तो अब न्यू अवेलेबल क्या हो गया रे? तो न्यू अवेलेबल हो गया अब अपने पास 532। तो यहां पर अब डेफिनेटली आप समझ सकते हो कि इस P1 का मान, इस P1 का जो मान है वो क्या हो गया है रे? इसका मान हो गया है 5, 3 और 2। ये अपन को अब नया अवेलेबल ज्ञात हुआ है 5, 3 एंड 2, यानी 532 जो है वो मुझे इसका ज्ञात हो चुका है। तो यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा, इसका मान आ चुका है अब 5, 3 एंड 2, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोसेस के ऊपर। तो अब मैं आता हूं प्रोसेस 3 पे। तो अब इसमें भी वही बात है, इसकी नीड क्या है भाई, 600। तो 600 जो है वो 532 से छोटा है क्या? नो। तो यहां पर भी हम इसको आगे बढ़ा देंगे, मतलब इसकी तरह यहां पर हम इसको कैंसिल करके आगे वाले स्टेप पे चले जाते हैं। आगे वाले स्टेप पे गए तो यहां पर क्या समझने को मिला अपन को कि यहां पर मेरे पास एक P3 वाला जो है, इसमें मेरा नीड क्या है, 011। तो मेरे पास देखो ये 011 मेरे पास यहां पर इसकी नीड है P3 की। अब इसमें क्या हुआ रे? इसमें मेरा ये हुआ कि मुझे यहां पर अब ये मैच करना है कि आखिर ये P532 से 011 छोटा है कि नहीं है। तो यस, ये इससे छोटा है। तो यहां पर क्या होगा, ये इसको एग्जीक्यूट करेगा। अब इसकी अवेलेबल वैल्यू क्या ज्ञात होगी भाई? अब देखिए यहां पर मेरे को जो है इस P4 की जो है इस बार P4 की सॉरी यहाँ पर P3 जो है इसकी अवेलेबिलिटी मेरे को ज्ञात करनी है। तो इसकी तो मेरे को अभी तक मेरे को ज्ञात हुई नहीं, अब मैं इसकी ज्ञात कर रहा हूं। देखो तो इसकी ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर न्यू अवेलेबल के लिए अवेलेबल प्लस एलोकेन। अवेलेबल अभी क्या था, 532 था। अब इस 532 के साथ मैं क्या करूंगा,
211 जोड़ दूंगा। ये रहा देखो मेरा यहाँ पर 211 कहाँ पर है, तो ये रहा देखो मेरा P3 के अंदर 211 रहा है। ठीक है, तो ये 211 जो है यहाँ पर मेरे पास आ रखा है। अब इसके साथ मैं इस 532 को जोड़ देता हूं, तो मान क्या मिला मेरे को मान मिला 743। तो अब इस P3 का यहाँ पर समझिएगा, इसका मान जो है वो निकला मेरा 7 4 and 3। तो यहाँ पर सभी को समझ में आ चुका होगा, ये चीजें यहाँ पर ज्ञात कर ली हमने 7 4 3। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। तो अब मेरे पास जो है प्रोसेस 4 की बात आती है। प्रोसेस 3 तक हमने क्लियर कर लिया था, यहाँ तक 7 4 3 अपन को यहाँ पर इसका निकला था। अब लास्ट बचा ये P4। अब देखना इसमें क्या क्लाइमैक्स निकलता है। P4 के लिए मैं यहाँ पर वो नीड लगाने वाला हूँ। इसकी नीड क्या है भाई, 431। इसकी नीड आ चुकी है 431 अपने पास। अब 431 जो है वो 743 से छोटा है क्या, यस ये छोटा है। तो इसको एग्जीक्यूट करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे तो इसमें क्या है कि हम न्यू अवेलेबल भी ज्ञात करेंगे। तो न्यू अवेलेबल क्या है अभी कि यहाँ पर अवेलेबल क्या है अपने पास, अवेलेबल है 743। चलो एलोकेशन क्या है भाई, तो एलोकेशन के लिए अपने पास यहाँ पर वैल्यू है 002, सॉरी ये 002 है, वो हम इसके साथ ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे तो अपने पास मान आया अब 745, यानी इसका मान अब क्या आ गया 745। ओके, ये चीज आपको यहाँ पर ज्ञात हो चुकी है। अच्छा, अब कोई दोस्त बोलेंगे कि आखिर जो एग्जीक्यूट नहीं हुई उसका क्या करेंगे, तो अब उसको भी हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम बात लेते हैं अगेन वापस शुरू से, ठीक है ना। तो P0 की बात करता हूं, वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ था। तो P0 पहले एग्जीक्यूट नहीं होता, अब उसको क्या कैसे करेंगे हम, तो इसमें भी नीड देखेंगे। तो P0 की नीड क्या है 743। ये देखो वापस लेता हूं मैं इस बार इसको 743। क्या 743 जो है वो 745 से छोटा है क्या, यस डेफिनेटली ये इससे छोटा है। 743 जो है वो 745 से छोटा है, 745 से छोटा है। तो यहाँ पर हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पर इसका न्यू अवेलेबल ज्ञात करेंगे। तो अवेलेबल के लिए क्या करेंगे कि अब यहाँ पर आप समझिएगा कि यहाँ पर अवेलेबल कितना है अपने पास, यहाँ पर अवेलेबल कितना है इसका, तो अवेलेबल अभी जस्ट हमने ज्ञात किया था 745 ये वाला। अब इस 745 के साथ हम 010 ज्ञात करेंगे। तो ये 010 किसका है, P0 का। ये देखिए यहाँ पर 010 अपने पास एलोकेशन है। फॉर्मूला क्या है भाई, अवेलेबल प्लस एलोकेशन। तो दोनों को जोड़ा तो मेरे पास 755 मेरे को ज्ञात हो चुका है। तो ये भी हमने प्रोसेस को ज्ञात कर लिया। अब बात आती है लास्ट में कि आखिर ये P2 भी बच गई थी, अब इसको भी कर सकते हैं क्या, देखते हैं। देखो रहे कि यहां पर मेरे पास इसकी नीड क्या है भाई 600, किसकी, P2 की। तो देखो P2 की हमने एग्जीक्यूट नहीं कर पाए था, तो देखो इसकी नीड है 600। अब 600 को हम यहाँ पर जांच कर रहे हैं कि इफ नीड जो है वो अवेलेबल है, उस अवेलेबल से छोटा है क्या, तो 755 से 600 ऑब्वियसली यहाँ पर छोटा है इससे। तो ये क्या करेगा, इसको एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट करेगा तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, न्यू अवेलेबिलिटी ज्ञात करेंगे। तो न्यू अवेलेबिलिटी के लिए क्या करेंगे हम, अवेलेबल प्लस एलोकेशन। अवेलेबल कितना है भाई इसके लिए, तो अवेलेबल के लिए अभी हमने जस्ट इसको ज्ञात किया है ये 755। ये देखो अभी हमने जस्ट यहाँ पर ज्ञात किया था 755। अब ये 755 के साथ हम जो है 320 को जोड़ेंगे। तो ये देखो ये अपना एलोकेशन 320 रहा पर यहाँ पर। ठीक है, समझ में आ चुका होगा सभी को। चलिए भाई चलिए यहाँ तक सारा कुछ समझ में आ चुका है। अब इनको जोड़ा आपस में, तो यहाँ पर इसका मान आ चुका है 10 5 and 7। बस इस प्रकार हमने जो है सभी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर लिया है। अब बात आती है इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में अपन को कहा गया था कि आखिर इसकी सेफ्टी सीक्वेंस क्या होगी। देखिए यहां पर हमने पढ़ा था कि आखिर इसकी सेफ्टी सीक्वेंस क्या होगी। अब सेफ्टी सीक्वेंस का मतलब क्या होगा कि सबसे पहले प्रोसेस कौन सा एग्जीक्यूट हुआ था, उसके बाद कौन सा हुआ था, उसके बाद कौन सा हुआ था, उसको एज इट इज लिख देना अपन को। तो अगर आपने ध्यान दिया होगा तो सबसे पहले हमारा P2 एग्जीक्यूट हुआ था, ठीक है। उसके बाद देखो ये नहीं हुआ था, ये भी नहीं हुआ था, फिर हमारा P4 हुआ था। तो देखो इसकी सेफ्टी सीक्वेंस में पहले P1 आया, ठीक है। ये देखो P1 आया था, देखो मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको कि यहाँ पर देखो ये P1 एग्जीक्यूट हुआ था हमारे यहाँ पर, ये P1 जो था वो एग्जीक्यूट हुआ था, ठीक है। फिर P2 की बारी आई थी तो P2 यहाँ पर एग्जीक्यूट हो नहीं पाया था। फिर यहाँ पर P3 की बारी आई तो P3 यहाँ पर एग्जीक्यूट हुआ था।
तो यहाँ पर देखो ये दोनों आगे सिचुएशन अपने पास P1 और P3, फिर देखो फिर मैंने इसके बाद P4 को चलाया था, तो P4 भी यहाँ पर एग्जीक्यूट हुआ था। तो यहाँ पर इसके बाद किसकी बारी आनी चाहिए, P4 की बारी आनी चाहिए। ये देखो अपना P4 आ चुका है। बात अगले के बढ़ते हैं, तो P0 की बात आती है। तो P0 यहाँ पर आखिर हमने यहाँ पर एग्जीक्यूट कर लिया था लास्ट में, तो देखो P0 भी हो चुका है। फिर लास्ट में P2 हुआ था, वो देखो यहाँ पर। तो इसकी आखिर सेफ्टी सीक्वेंस क्या हुई, इसकी सेफ्टी सीक्वेंस हुई कि पहले जो है आपके कौन हुआ था भाई, पहले P1 हुआ था, उसके बाद कौन हुआ था, P3 हुआ था, फिर P4, फिर P0 एंड P2। इस प्रकार से हमने इसको सॉल्व किया था। और यहां से इस प्रकार हम जो है अगर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो उसको हम सॉल्व करते हैं। क्या ये आपको सारा का सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया है? नहीं आया है तो इसको वापस जरूर रिपीट कीजिएगा। आपके लिए फास्टली रिपीट कर देता हूं मैं एक बार कि डेडलॉक आखिर क्या होता है कि जितनी भी प्रोसेस आखिर एग्जीक्यूट होती है उनको एक से अधिक रिसोर्स की जरूरत होती है, लेकिन अगला जो रिसोर्स होता है वो ऑलरेडी किसी प्रोसेस को असाइंड होता है। अब क्या होता है कि जब तक वो उसको फ्री नहीं करेगा तब तक ये रिसोर्सेस को भी नहीं मिलेगा। तो इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं भाई, डेडलॉक कहते हैं। डेडलॉक के अंतर्गत हमने 4 कंडीशंस को पढ़ा था। म्यूचुअल एक्सक्लूजन, ये कब उत्पन्न होता है भाई, जब अपना रिसोर्स जो होता है वो शेयर्ड नहीं होता है। शेयर्ड मतलब वो जो है एक से अधिक प्रोसेस को नहीं मिलता है, तो ये म्यूचुअल एक्सक्लूजन होता है। होल्ड एंड वेट का मतलब क्या होता है भाई कि ये जो है प्रोसेस आपके जब तक रिसोर्स 2 के पास है वो आपके जो है रिसोर्स 1 के पास नहीं आ सकती है। तो ये आपके जो है इसको इसके लिए जो इसको है होल्ड एंड वेट करना पड़ेगा जब तक वो प्रोसेस क्लियर नहीं होती है। बात आती है नो प्रियम्पशन, मतलब इस प्रोसेस को बीच में रोका जा सकता हो तो इसको हम कहते हैं प्रियम्पशन। अब नो प्रियम्पशन क्या है कि हम इस प्रोसेस को बीच में नहीं रोक सकते हैं रे, तो इसको रोक नहीं सकते, तो ये क्या होगी आपके, ये आपके नो प्रियम्पशन है या इसको नॉन प्रियम्पशन भी कहते हैं। लास्ट सर्कुलर वेट, सर्कुलर वेट का मतलब क्या है, इसमें आगे से आगे सभी प्रोसेस एक दूसरे का वेट कर रही है, बस ये इसको रिप्रेजेंट कर रही है। उसके बाद हमने इसके अंतर्गत देखा था कि आखिर इसको अवॉइड करने के लिए हम इस बैंकर एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि बैंकर एल्गोरिथम का प्रयोग किस में करते हैं तो बता सकते हैं आप डेडलॉक के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि इसकी मैट्रिक्स कैसे ज्ञात करते हैं। तो मैट्रिक्स का फॉर्मूला है नीड मैट्रिक्स। कैसे ज्ञात की जाती है, मैक्स माइनस एलोकेटेड। तो नीड के लिए आपको मैक्स में से एलोकेटेड को लेस करना है, बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपका नीड ज्ञात हो जाएगा। फिर उसी नीड का यूज करते हैं हम सेफ्टी सीक्वेंस को भी ज्ञात कर लेंगे, यानी जो प्रोसेस आपके पहले एग्जीक्यूट होती जा रही है अवेलेबिलिटी के आधार पर उसको आपको अपने पास नोट डाउन करना है और वो ही आपका एग्जाम में आंसर होगा। तो आपको आई थिंक बहुत ही शानदार लगी होगी। अगेन जो ओएस की क्लासेस शुरू हुई तो मुझे पूरा भरोसा था कि आपके लिए कॉन्सेप्ट जो है पूरा का पूरा अच्छे तरीके से तैयार करके लेके आऊं। चलिए भाई साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।